झूरी काची के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील डौल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात वे कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते, पर उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। जब वे हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, तब हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया। उन्हें क्या पता था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, बस उन्हें लगा कि ये अन्याय है। गया झूरी का साला उन्हें आगे की ओर हाँकता तो वे पीछे की ओर जोर लगाते, पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो वे पीछे हटते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वे झूरी से पूछते, तुमने हम गरीबों को क्यों निकाल दिया। शाम को दोनों अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, पर जब नाद में लगाए गए तो किसी ने भी मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। रात को जब सारा गांव सो गया तो दोनों ने सलाह की और जोर मारकर पगहे रस्सियां तोड़ डाले और घर की ओर चले। सुबह जब झूरी सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, पैर कीचड़ से भरे हैं और आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी उन्हें देखकर गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। पर झूरी की स्त्री जल उठी। उसने कहा, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी ने अपने बैलों पर यह आक्षेप न सहा, नमक हराम क्यों हैं, चारा पानी न मिला होगा इसलिए भागे। पर स्त्री ने चिढ़कर कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सब तो पानी पिला पिलाकर रखते हैं। अगले दिन गया, फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने उन्हें गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वो अधिक सहनशील था। घर पहुंचकर गया ने उन्हें मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही रूखा सूखा भूसा डाल दिया। अपने बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, पर इन दोनों को केवल सूखा भूसा। हीरा और मोती का ये अपमान कभी न हुआ था। अगले दिन गया ने उन्हें हल में जोता, पर दोनों ने जैसे कसम खा ली थी कि पैर न उठाएंगे। गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो हल लेकर भागा। हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह भैरव की बेटी थी। उसकी मां मर चुकी थी और सौतेली मां उसे बहुत मारती थी। उसे इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वो रोज रात को चुपके से आती और दोनों को एक एक रोटी खिला जाती। उस एक रोटी से उनका पेट तो क्या भरता, पर उनके हृदय को भोजन मिल जाता था। एक रात उस लड़की ने कहा, मैं गराव खोल देती हूं, तुम लोग भाग जाओ। उसने रस्सी खोल दी। दोनों चुपचाप खड़े रहे। तब लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, बैल भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ा कर निकला और बैलों के पीछे भागा। हीरा मोती भागते गए और रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें एक मटर का खेत मिला। दोनों ने डटकर मटर खाई। पेट भर गया तो दोनों उछलने कूदने लगे। अचानक सामने से एक सांड आता दिखाई दिया। दोनों के होश उड़ गए। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, पर भागना भी कायरता थी। दोनों ने मिलकर सांड से मुकाबला करने की ठानी। हीरा ने आगे से वार किया और मोती ने पीछे से। सांड जब हीरा पर चोट करता, मोती उसे पीछे से सींग मारता। अंत में सांड बेदम होकर गिर पड़ा। जीत के नशे में दोनों आगे बढ़े तो एक मटर के खेत में घुस गए। अभी खा ही रहे थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें घेर लिया। हीरा निकल गया होता, पर मोती कीचड़ में फंस गया। हीरा ने अपने मित्र को फंसा देखा तो वो भी रुक गया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया। उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। वहां और भी जानवर थे, घोड़ियां, गधे, बकरियां, भैंसें, सबके सब दुबले और भूखे। दिन भर उन्हें खाने को कुछ न मिला। रात को हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला दहकी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार को सींगों से मार मार कर गिराना शुरू किया। 2-3 घंटे की मेहनत के बाद दीवार का एक हिस्सा गिर गया।
दीवार गिरते ही पहले घोड़ियां भागीं, फिर बकरियां और भैंसें। गधे वहीं खड़े रहे। मोती ने पूछा, तुम क्यों नहीं भागते? गधों ने कहा, कहीं फिर पकड़े गए तो। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर बाहर निकाला, पर हीरा की रस्सी नहीं टूटी थी, इसलिए वो नहीं भाग सका। मोती ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुबह जब चौकीदार ने यह हाल देखा तो उसने दोनों को बहुत मारा और मोटी रस्सियों से बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों भूखे प्यासे बंधे रहे। वे इतने कमजोर हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। अंत में उन्हें एक दड़ियल कसाई के हाथ नीलाम कर दिया गया। कसाई उन्हें हाँकता हुआ ले जाने लगा। दोनों के पैर कांप रहे थे, पर डर के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि ये रास्ता जाना पहचाना है। वही खेत, वही बाग, वही कुआं। उनकी चाल तेज होने लगी। थकान गायब हो गई। अरे, ये तो हमारा थान है। दोनों सरपट दौड़े और सीधे झूरी के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही वो दौड़ा और उन्हें गले लगा लिया। कसाई ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। कसाई ने कहा, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूं। कसाई जबरदस्ती उन्हें ले जाने लगा तो मोती ने सींग चलाया। कसाई पीछे हटा। मोती ने उसका पीछा किया और उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया। कसाई हारकर चला गया। थोड़ी देर बाद झूरी की नाद में खली, चूनी और भूसा भर दिया गया। दोनों मित्र बड़े चाव से खाने लगे। झूरी खड़ा उन्हें सहला रहा था और उसकी पत्नी ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी का संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती। इसके लिए मनुष्य हो या पशु, सबको कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। एकता, धैर्य और अटूट मित्रता के बल पर बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी परास्त किया जा सकता है। प्रेमचंद ने बैलों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं और आजादी की कीमत का चित्रण किया है।